बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा आज का टॉपिक है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस क्या होती हैं? इनर प्रोडक्ट स्पेसेस भी बेसिकली एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो वी क्रॉस वेक्टर स्पेस के क्रॉस प्रोडक्ट से एक फील्ड एफ की तरफ मूव करता है। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस आपके पास है, कल डेफिनेशन कर लेते हैं इसकी। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, के वी अगर कोई भी वेक्टर स्पेस हो, ठीक है, जिसके अंदर वेक्टर मौजूद हो और वो फील्ड एफ के ऊपर हो, डिफाइंड हो। फील्ड एफ रियल नंबर की भी हो सकती है, कम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती है। तो एक मैपिंग, अब एक इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब मैपिंग होगा, इसकी नोटेशन ये है, ऐसा लिखते हैं ना, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो उस फंक्शन की नोटेशन एफ होती है, ठीक है, या जी होती है, जो कुछ इस तरीके से। इनर प्रोडक्ट स्पेस के फंक्शन को हम इस तरीके से कहते हैं। तो ये उन्होंने लिखा है द फंक्शन डॉट इनर प्रोडक्ट फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ इज सेट टू बी द इनर प्रोडक्ट ऑफ ऑन वी, कि ये जो फंक्शन जो वी क्रॉस वी से एफ की तरफ है, ये इनर प्रोडक्ट कहलाएगा वी के ऊपर इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। आपके पास चार कंडीशन होती हैं, बेसिकली यहाँ पे तीन है, चार भी चल जाती हैं। आपके पास पहली कंडीशन है कि सेल्फ इनर प्रोडक्ट लेना है, मतलब वी का वी के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है, आंसर हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब इनर प्रोडक्ट लेना कैसे? गिवन डेफिनेशन होगी, हमें इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन गिवन होगी। हमें लेट से कि इनर प्रोडक्ट यू वी की डेफिनेशन गिवन है, हमने जस्ट यू की जगह वी लगाना है और वी की जगह वी लगाना है, या इनर प्रोडक्ट यू ले लेना है, दोनों को सेम बनाना होता है, ठीक है। तो पूरी डेफिनेशन में जहाँ जहाँ यूज होगा वहाँ भी हम लोग को वी लगा देंगे या यू लगा देंगे। आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा या बराबर। और अगर और फिर क्या करना होता है, फिर उस आंसर डेफिनेशन को इक्वल्स टू जीरो पुट करना होता है, और वहाँ से जो वेक्टर वी या यू जो भी होता है उसका आंसर जीरो आना चाहिए। ये फैनोनली इफ के साथ होता है, मतलब हम एक चीज़ को सपोज करते हैं, दूसरी चीज़ को प्रूव करते हैं, फिर दूसरी चीज़ को सपोज करते हैं और पहली चीज़ को प्रूव करते हैं। पहला एग्जाम होता है कि इनर प्रोडक्ट का आंसर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए। सेकंड कि अगर वो आंसर जीरो के बराबर है तो सिर्फ तब भी होगा कि अगर आपके पास जो वेक्टर वी है वो खुद क्या हो, जीरो हो। सेकेंड आपके पास है इनर प्रोडक्ट V1 V2 जो है वो इनर प्रोडक्ट V2 V1 कॉन्जुगेट। ये सिर्फ तब होता है कि अगर वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहे, ठीक है। अगर ये कभी कभी क्वेश्चन में वो कहता है कि जो फील्ड है ना, यहाँ पे कहना फील्ड ऑफ रियल नंबर या फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, अगर वो मेंशन कर दें कि फील्ड ऑफ रियल नंबर है फिर तो मसला नहीं है, ठीक है, फिर तो हमारे पास ये एग्जाम स्किप कर देते हैं बीच में से। लेकिन अगर वो कहे कि आपके पास जो फील्ड है वो कम्प्लेक्स नंबर की है, फिर आपको ये करना पड़ता है। अगर फील्ड ऑफ रियल नंबर होगी ना तो आपने जस्ट ये शो करना होगा कि इनर प्रोडक्ट ऑफ V1 V2 जो है वो इक्वल है इनर प्रोडक्ट ऑफ V2 V1 के, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि थर्ड एग्जाम होता है A V1 प्लस B V2, इसको कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 का। अगर V3 के साथ इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो A बाई V1 का V3 के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस B बाई V2 का V3 के साथ इनर प्रोडक्ट हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है, तो हम कहते हैं। इसकी चौथी प्रॉपर्टी होती है जो मैंने अभी कॉर्नर पे लिखी है, ठीक है। इसकी चौथी प्रॉपर्टी होती है V1 V2 का V2 V1 होना चाहिए अगर रियल नंबर की फील्ड हो तो। द पेयर, अगर ये चारों प्रॉपर्टीज, तीनों बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। ये कंडीशन होती है कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स फील्ड है तो ये वाली यूज़ करते हैं, और अगर रियल फील्ड है तो फिर हम ये वाली यूज़ करते हैं। होती ये तीन ही प्रॉपर्टीज। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहते हैं कि जो आपके पास फंक्शन था वो वी के ऊपर इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। जैसे हमारे पास अगर कोई फंक्शन एफ होना, ठीक है, वो डिफाइन करता हो एक्स के ऊपर फंक्शन, तो कहते हैं एफ एक्स इज अ मीट्रिक स्पेस या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वी के ऊपर फंक्शन डिफाइन हो रहा है कौन सा, इनर प्रोडक्ट का। तो हम कहेंगे द पेयर वी इनर प्रोडक्ट वेयर वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ ऑफ द रियल और कम्प्लेक्स नंबर एंड द इज अ इनर प्रोडक्ट ऑन अ वी दैट इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये हमारे पास क्या कहलाती है? इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाती है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 बेसिकली यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन है, ठीक है। हमने असल में इसको आगे जगह यूज़ करना होता है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में डेफिनेशन नहीं मेंशन होती। जैसे हमारे पास मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें हमने शो करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है कि नहीं, तो हमें इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी की प्रॉपर डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये डेफिनेशन ना गिवन हो तो फिर हमने शो करना हो कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है कि नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। हमारे पास अगर u इक्वल हो U1 U2 सो ऑन UN के और v इक्वल हो V1 V2 सो ऑन VN के, तो u v का इनर प्रोडक्ट हम किस तरीके से लेंगे? u का पहला एलिमेंट v के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस u का दूसरा एलिमेंट v के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई, प्लस अप टू सो ऑन आखिरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई। इसको कहते हैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कि हम लोग सेल्फ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ से U1 V1 प्लस U2 V2 प्लस UN VN या इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन द r इस्ट पावर n। r इस्ट पावर n क्यों कहा है? r इस्ट पावर n इस वजह से कहा है क्योंकि ये n डायमेंशनल है। इट इज इजी टू वेरीफाई दैट वन एंड अच्छा r इस्ट पावर n एंड दिस इन ये बीच में से चीज़ काट देंगे, ठीक है।
दिस इनर प्रोडक्ट स्पेस इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ऑन आर रेज़ टू पावर एन। इसको हम क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ऑन आर रेज़ टू पावर एन। और आर रेज़ टू पावर एन क्या है, आर रेज़ टू पावर एन का मतलब है कि इसमें जो वेक्टर यूज हुए हैं वो एन डायमेंशनल, मतलब उनमें एन कोऑर्डिनेट एन टप्पल्स हैं। और अगर आर रेज़ टू पावर 3 होगा तो 3 टप्पल्स होंगे, आर रेज़ टू पावर 2 होगा तो 2 टप्पल्स होंगे। इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये आपके पास यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस है आर इज टू पावर एन विद द इनर प्रोडक्ट इज द एन डायमेंशनल यूक्लिडियन प्रोडक्ट स्पेस। अगर आर इज टू पावर एन इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ हो तो उसको एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस बोलेंगे। आर इज टू पावर 3 होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ तो उसको 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस बोलेंगे। इस तरीके से हम नाम रख देते हैं, ठीक है। आर इज टू पावर एन विल बी रिप्रेजेंटेड एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस इफ नो इनर प्रोडक्ट स्पेस इज स्पेसिफाइड कि अगर आपके पास हमारे पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस ना आगे हमारे डेफिनेशन ना मेंशन हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम यूक्लिडियन स्पेस को ही यूज़ कर लेते हैं। हमें ये एग्जांपल पे आते हैं। इस एग्जांपल में हमें शो करना है कि ये आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है कि नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल पे आते हैं। लेट गिवन इज दैट डेफिनेशन में, ठीक है। लेट वी यू वी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर मतलब यू के अंदर भी 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, वी के अंदर भी 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। यू आपके पास इक्वल है x1 x2 के और v इक्वल है y1 y2 के। देन यू वी का जो इनर प्रोडक्ट हमें गिवन है वो है x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2। शो दैट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमें शो करना है कि ये क्या है, आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन करती है। शो करना है कि ये डेफिनेशन यू भी है, ये क्या है, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो उसके लिए हमारे पास 3 एक्सियम होते हैं। पहला एक्सियम कि यू के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है और आंसर में हमेशा जो वैल्यू आनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब या तो वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर वो 0 होनी चाहिए। और इसी का सेकंड पार्ट होता है फर्स्ट एक्सियम का कि अगर हमारे पास यू के साथ इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल रख रहे हैं तो आंसर में ज़रूरी क्या है कि यू इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इसको स्टार्ट लेते हैं, फर्स्ट एक्सियम से स्टार्ट लेते हैं। फॉर ऑल u इक्वल्स टू x1 x2। अच्छा, अब बिलोंग्स टू आर स्क्वायर हमने क्या करना है, u के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है। बाय डेफिनेशन यही था ना, u के साथ जो डेफिनेशन गिवन है वो u और v का गिवन है। तो u और v का का एलिमेंट है x1 x2 और v का एलिमेंट है y1 y2। तो जहाँ जहाँ y1 y2 है वहाँ भी हम क्या लगा देंगे, x1 x2 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x1 y1 की जगह भी x1 माइनस x1 y2 की जगह x2 माइनस x2 x1 प्लस 3x2 x2। ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस माइनस प्लस माइनस 2x1 x2 प्लस 3x2 का स्क्वायर। अब मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा अरेंज करना है ना कि मुझे कंफर्म हो जाए कि इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आंसर कब आता है कि जब वो या तो स्क्वायर हो, ठीक है, या वो पॉजिटिव चीज़ों का सम हो, ठीक है, तब आपके पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आ सकता है। तो इसको मैं कोशिश करूँगी कि किसी चीज़ का फार्मूला कंप्लीट कर दूँ उस पर। तो ये हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2। इसके अकॉर्डिंग x2 का होल स्क्वायर यहाँ होना चाहिए था, तो मैं x2 का होल स्क्वायर ऐड भी कर दूँगी और सब्ट्रैक्ट भी कर दूँगी। और आगे क्या है, प्लस 3x2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे है माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 3x2 का स्क्वायर। तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 2x2 का स्क्वायर। अब देखें ये पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर है, बेशक अंदर नेगेटिव वैल्यू दे, स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। और ये 2x2 का स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का सम भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस पूरी चीज़ का आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा। तो पहले एक्सियम का पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट है कि हमने प्रूफ करना है कि यू के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आंसर देगा कि अगर u इक्वल्स टू 0 हो। तो हमने इफ़ एंड ओनली इफ के साथ चलाना है तो हम डबल एरो चलाएंगे। हम क्या करते हैं, हम u के साथ इनर प्रोडक्ट को इक्वल्स टू 0 रखते हैं। u इनर प्रोडक्ट किसकी इक्वल है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
हमारा टारगेट क्या है कि हमने यू इन प्रोडक्ट को जीरो रखा है और आंसर में यू जीरो आना चाहिए। यू के जीरो होने का मतलब है कि x1 जीरो होना चाहिए और x2 जीरो होना चाहिए। यहाँ से अगर दो चीज़ों के सम, पॉजिटिव चीज़ों के सम का स्केयर का सम अगर जीरो है ना, तो इसका मतलब है कि देखें अब दो नंबर का सम जो है ना वो जीरो दो सूरतों में हो सकता है, या तो वो दोनों खुद जीरो हो या फिर दोनों में से एक प्लस का साइन के साथ हो एक माइनस के साइन के साथ हो और आपस में वो कैंसिल हो जाए। अब यहाँ माइनस का साइन वाली कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव का सम कभी भी जीरो तब भी हो सकता है जब दोनों खुद क्या हो जीरो, विच इम्प्लाइज दैट कि या तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी जीरो है और 2x2 का स्क्वायर भी जीरो है। यहाँ से बन जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल्स टू जीरो और यहाँ बन जाएगा x2 स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। यहाँ आ जाएगा x2 इक्वल्स टू जीरो। डबल एरो चलाते रहें, इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ होता है। x1 इक्वल्स टू x2, इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब है कि जब मैं x1 को मतलब मैं एक चीज़ को जिसको सपोज कर, जिसमें यहाँ पे सपोज किया ना यू ना प्रोडक्ट जीरो है और आंसर में x1 और x2 को जीरो लेके आऊँगी। इसी तरीके से अगर मैं u को जीरो मानूँ और उससे आंसर भी मेरे पास यही आएगा, इसलिए इसमें डबल एरो लगा रही हूँ बजाय इसके कि मैं कन्वर्सली का हेडिंग देके करूँ। अब x2 क्या है जीरो है, x1 x2 की इक्वल है तो x1 भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। u आपके पास इक्वल था x1 x2 के, तो ये हो जाएगा जीरो इंटू जीरो के, तो u इक्वल हो जाएगा जीरो के। नीचे लिखते हैं hence net product u equals to zero if and only if u equals to zero। फर्स्ट एक्सियम ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस इज सेटिस्फाइड, ना प्रॉपर लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड होता है कि हमने इनर प्रोडक्ट यू वी उठाना होता है और आंसर में इनर प्रोडक्ट वी यू का आंसर आना चाहिए, ठीक है, आंसर में वी यू आना चाहिए। अब हमने यू वी उठाना है, यू वी बाय डेफिनेशन हमें क्या गिवन है x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2, ये हमें डेफिनेशन गिवन है इसकी यू वी इनर प्रोडक्ट की, ठीक है। अब यू वी इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन गिवन है और हमने इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि आंसर में यू वी के बजाय वी यू बन जाए। अब देखिए यू वी है तो पहले पहले एलिमेंट किसके हैं यू के यूज़, देखिए पहले सारे कोऑर्डिनेट्स किसके यूज़ नहीं है में एक्स के, और फिर वी है तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स किसके हैं वी के। अगर ये वी यू बनाना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले वाई वाले सारे एलिमेंट होने चाहिए और फिर एक्स वाले। अब एक्स और वाई तो रियल नंबर हैं, अगर रियल नंबर हैं तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ फ़र्क तो नहीं पड़ता, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या y1 x1 y2, ये हम हो तो मल्टीप्लायर है ना, तुम्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन अब यहाँ पे फ़र्क पड़ा है, यहाँ पे पहले 1 वाला था और फिर 2 फिर 2 और फिर 1, तो इसको मैं पहले इधर लिख देती हूँ, इसको बाद में, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। y1 x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x1 प्लस 3y2 x2। तो बाय डेफिनेशन देखें जब यू वी था तो x1 पर x2 पहले था, अब जब y1 एलिमेंट पहले हैं और डेफिनेशन सेम पैटर्न पे है तो ये क्या बन जाएगा v इंटू यू। हमने लिया यू वी था और आया क्या था वी यू, तो आंसर हमारे पास क्या है, सेकंड एग्जाम भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड एग्जाम के लिए, अब थर्ड एग्जाम जब भी हमने करना होता है ना तो हमारे पास 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, हमारे पास गिवन जो होते हैं ना वो यू और वी 2 चीज़ें गिवन होती हैं, तो तीसरी हमें थर्ड एग्जाम में हमेशा खुद से ही सपोज करनी पड़ती है। अब देखें यू गिवन है कि x1 x2 है, वी गिवन है y1 y2, तो z क्या होगा z1 z2, तो w हम ले लेते हैं u v और w को मैं खुद सेलेक्ट कर लेती हूँ w1 और z1 और z2, ठीक है। हमने थर्ड एग्जाम में लेना क्या होता है, हमने ए यू प्लस बी वी का इनर प्रोडक्ट लेना होता है डब्ल्यू के साथ, ठीक है। ज़रा फाइंड करते हैं ए यू क्या बन जाएगा, ए यू आपके पास है x1 x2, तो वो हो जाएगा ए x1 प्लस ए x2, पहले हम ए यू प्लस बी वी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम उसका इनर प्रोडक्ट फाइंड कर सकें। ए यू प्लस बी वी, हमने असल में फाइंड ये चीज़ करनी है, लेकिन इसके लिए हमें ए यू प्लस बी वी चाहिए। ए यू प्लस बी वी, ए आपके पास है ए और यू है x1 x2, वी आपके पास है y1 y2। प्लस कैसे करते हैं, ए x1 प्लस बी y1, पहला एलिमेंट आ जाएगा ए x1 प्लस बी y1, सेकेंड हो जाएगा ए x2 प्लस बी y2। ये आपके पास क्या है ए यू प्लस बी वी। नाउ ए यू प्लस बी वी इंटू डब्ल्यू, मतलब ए x1 प्लस बी y1 ए x2
प्लस by2 का इनर प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ लेना है, w के साथ, w मतलब z1 z2 के साथ। अब देखें जब हमने u और v का इनर प्रोडक्ट लिया ना तो u का पहला एलिमेंट v के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे इसका पहला एलिमेंट क्या है ये, और इधर इसका पहला एलिमेंट क्या है z1, तो ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 मल्टीप्लाई होगा z1 के साथ। फिर है x1 मतलब u का पहला एलिमेंट v के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस u का पहले एलिमेंट मतलब ax1 प्लस by1 मल्टीप्लाई हुआ है सेकंड वाले के सेकंड एलिमेंट के साथ z2 के साथ, बीच में फिर माइनस का साइन है। फिर पहले वाले का दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब इधर से दूसरा एलिमेंट ये ax2 प्लस by2 इसमें मल्टीप्लाई होना है z1 के साथ। फिर प्लस 3 दोनों के दूसरे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ax2 प्लस by2 मल्टीप्लाई हुआ है z2 के साथ। ये हो जाएगा ax1 z1 by1 z1 ax1 z2 माइनस by1 z2 माइनस ax2 z1 माइनस by2 z1 प्लस 3 ax2 z2 प्लस 3 by2 z2, ये चीज़ होगी। अब हमने क्या करना है, जिसमें से a कॉमन है उसमें से a कॉमन ले लेते हैं, जिसमें से b कॉमन है उसमें से b कॉमन, a इसमें है इधर टर्म में है और इस टर्म में a कॉमन लेते हैं तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी x1 z1 माइनस x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस 3x2 z2। और जब आप b कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास फॉर्म बनेगी b कॉमन लेने से फॉर्म बनेगी y1 z1 माइनस y1 z2 माइनस y2 z1 प्लस 3y2 z2, ये टर्म बनेगी। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें ना, ये चीज़ देखें x1 z1 x2 x1 वाले सारे एलिमेंट u के हैं और z वाले सारे एलिमेंट w के हैं, तो ये वाली डेफिनेशन और गिवन डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। गिवन डेफिनेशन x और y की थी तो पहला एलिमेंट u दूसरा एलिमेंट v का था, तो u और v का इनर प्रोडक्ट था। यहाँ पे पहला एलिमेंट u का है दूसरा एलिमेंट w का है, तो ये बन जाएगा a एज इट इज़ और इनर प्रोडक्ट ऑफ u w प्लस b एज इट इज़, पहला एलिमेंट v का है दूसरा एलिमेंट w का है, तो ये हो जाएगा v इंटू w। हमने लिया क्या था, हमने इनर प्रोडक्ट ऑफ a u प्लस b v लिया था w के साथ। आंसर क्या आया, a बाई u का w के साथ, b बाई v का w के साथ इनर प्रोडक्ट। हेंस all the axiom of inner product space is satisfied, space is satisfied, so uv is inner product space as required। हमने किया है वैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, u और v हमें गिवन है, u के अंदर u1 u2 v के अंदर v1 v2 गिवन है, और वेरीफाई करना है कि u v का अगर ये डेफिनेशन हो, ठीक है, ये डेफिनेशन हो तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म करती है। सिर्फ आपने पहला पार्ट सेम इसी तरीके से ही सॉल्व करके होमवर्क के साथ 2 बजे तक लाजमी सबमिट कराना है। अल्लाह हाफिज़।